भैया बहनों, इससे पहले आपने दीर्घ संधि पढ़ी थी। दीर्घ संधि का सूत्र था अकः सवर्णे दीर्घः। अकः से तात्पर्य अक वर्ण अक प्रत्याहार। तो अक प्रत्याहार आपको गुण संधि में भी आपको ज्ञात रहने चाहिए। अक प्रत्याहार कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री और ली। आ, ई, उ, री, ली। इतना तो पहले से ही सीख गए थे कि अक वर्ण या अक प्रत्याहार कौन कौन से होते हैं और हमको ये कहां से मिले। अब इसी जब ये सवर्ण आ रहे थे, परस्पर सवर्ण आए थे, तो हमने इनको कहा दीर्घ संधि। अब ये परस्पर सवर्ण ना आकर बदल जाए, स्थिति इनकी बदल जाए, लेकिन कैसे? आ तो इधर ही रहेगा। अक वर्णों में प्रथम पद के अंत में आ ही रहेगा और आगे ई, उ, री और ली वही एक वर्ण लिखे हैं, केवल आ को हमने इधर निकाल लिया। वही एक वर्ण लिखे हैं आ, ई, उ, री, री, जो दीर्घ संधि में आपने सुने थे। अब इन्हीं एक वर्णों को हमने थोड़ा विभाजित किया है कि अब यहां पर सवर्ण की स्थिति नहीं। अब क्या होगा? इधर प्रथम पद के अंत में आ, आगे इन चार वर्ण जो बचे हैं इनमें से कोई भी आए तो क्या होगा? संधि होने पर कहा कि गुण हो जाएगा। गुण हो जाएगा का तात्पर्य है कि स्वाभाविक प्रक्रिया, जैसे आ की को मिलाने से ए बनता है। अपनी वर्णमाला में ये मूल स्वर है, आ, ई, उ, री, री मूल स्वर है। फिर इसके आगे ए, ऐ, ओ, औ ये कहां से आए? ये कहीं से नहीं आए, ये आपस में इन्हीं के योग से ए, ऐ, ओ, औ बन गए। इसीलिए इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। ए, ऐ, ओ, औ, ए, ऐ, ओ, औ ये कैसे स्वर हैं? संयुक्त स्वर। और ये मूल स्वर। तो मूल स्वर, मुख्य स्वर यही है 5 और इन्हीं में से ये निकले हैं, इन्हीं से इनकी रचना हुई है। इसलिए इनमें हमने दो वर्ण आपस में मिलाकर हमें प्राप्त हुआ ए। तो दो स्वर मिलाकर ए प्राप्त हुआ, इसलिए इनको भी हमने कहा संयुक्त स्वर। संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, संयुक्त स्वर। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये उनका गुण है कि आ, ई को मिलाने से ए बनता है। वर्णमाला में लिखा भी है ए, ऐ, ओ, औ। कहेंगे कहां से आए? ए, ओ मूल स्वर यही है, तो इन्हीं में से निकल आए। आ और ई को मिलाया, ए बन गया। ए को दीर्घ मात्रिक कर दिया, ऐ बन गया, एक मात्रा और लगा दी। आ और उ को मिलाया, ओ बन गया। ओ को दीर्घ मात्रिक कर दिया और एक मात्रा और लग गई। इसलिए आ में ई। अब इसमें 4 उदाहरण बनेंगे। आ प्लस ई, आ प्लस उ, आ प्लस वी, आ प्लस आग। मतलब आग का मतलब प्रारंभ में आ ही होना चाहिए, प्रथम पद के अंत में आ ही हो। अब जो शेष मूल स्वर बचे 4, उनमें से कोई उनके आगे आए तो कहता है कि गुण होगा, माने उस स्वभावगत अपने रूप में, स्वरूप में जो उनका स्वभाव है कि वो आ, ई को मिलाओगे ए बन जाएंगे।
ऐसा ये जो है ये इसीलिए आपके कहे गए संयुक्त स्वर। अब उदाहरण के रूप में रमा धन ईश, अब ये आ आया है, सूत्र में लिखे आ, कहने का मतलब प्रथम पद के अंत में आ आवश्यक है। शेष जो अर्थवर्ण बचे ई उ री री, ये कोई भी इनके सामने आ सकते हैं, तो संधि होने पर गुण होगा, माने स्वभावगत जो उनका वर्ण बन रहा है उसमें चले जाएंगे। प्लस ई बराबर ए, तो बन जाता है रम। रमा में से आ की मात्रा निकाल ली तो रम बचा, और आ ई को मिलाया तो ए बना है, तो ए की मात्रा लगाई और शाह। रमेश, ईसा, रमेशा, इस प्रकार से। यहां पर अगर छोटा वर्ण होता, सुर होता, छोटा होता, जैसे हम राम में इस जोड़ दें, या इंद्र में जोड़ दें, इंद्र, तो इसमें छोटे आ की मात्रा है, तो भी ए ही बनेगा, इंद्रेश, इंद्रेश। और एक गुण है, अगर आ में ऊ जोड़ना है तो आ प्लस ऊ बराबर ओ। जैसे गणित में एक निश्चित उसकी धारणा होती है, संकल्पना होती है, 2 2 4, उसी प्रकार से संस्कृत में आ और ई मिलेंगे तो ए, और कुछ भी नहीं बन सकता। आ उ मिलेंगे तो ओ। महाधन उदय, तुरंत आप लोग बता देते हो महोदय, महोदय। आ और उ को मिलकर ओ बना है, ओ की मात्रा लग गई है। इसी प्रकार से महा धन ऋषि, अब इसमें आ की मात्रा प्लस री तो बनता अर, ये तो बन जाता है महर्षि, अर निकला महर। और री हो अगर तब धन लिकार, तो कुआ में आ की मात्रा है, आगे री आई है, तो आ और री जोड़ते हैं तो बनता अल, अल तो बनता है तवल, ये बस तवल कार। इस प्रकार से ए ओ अर अल, आ के बाद ई उ री ली जोड़ने पर क्रमशः ए ओ अर अल बनते हैं। अपनी व्याकरण की परिभाषा की शैली में आप लिख सकते हैं, जब प्रथम पद के अंत में आ का स्वर हो और उनके आगे शेष मूल स्वर ई उ री री आते हैं, तो क्रमशः आ ई को जोड़ने पर ए, आउ को जोड़ने पर उ, आ और री को जोड़ने पर अर, और आ और री की संधि होने पर अल बन जाता है। ठीक है, आज जो है ये गुण संधि, इसके आगे अब जो है वृद्धि संधि कल आप लोगों को हम बताएंगे। भैया बहनों, इससे पहले हम लोगों ने दीर्घ संधि और गुण संधि पढ़ी थी।
अब आज यण संधि हम लोग पढ़ेंगे। यण संधि यण संधि का सूत्र है इको यणचि। अब सूत्र से ही कोई परिभाषा नहीं, सूत्र को ही समझिए। सूत्र में दो प्रत्याहार, एक प्रत्याहार और यण प्रत्याहार। एक प्रत्याहार कौन से है? वही जो अक वर्ण आ, ई, उ, री और री। अकवर्ण 5 आपने देखे थे, शायद दिख नहीं रहा होगा, यहां देख लो। अकवर्ण दीर्घ संधि में आपने सुने थे आ, ई, उ, री और री। इन्हीं का उपयोग गुण संधि में हुआ था। इन्हीं का उपयोग गुण संधि में आ प्लस ई, आ प्लस उ, आ प्लस री और आ प्लस री। इन्हीं अकवर्णों में से सवर्ण होने पर दीर्घ संधि, पहले पद के अंत में आ और उसके आगे ई, उ, री, री आने पर ए, ओ, अरल, ये आपकी गुण संधि थी। ए, ओ, अर और अल। सवर्ण आने पर दीर्घ संधि, आ के बाद ई स्वर आने पर ए, ओ, अर, अल, ये गुण संधि थी। अब इन्हीं वर्णों में इक वर्ण अर्थात ई से प्रारंभ। माहेश्वर सूत्राण में आपने उस दिन सूत्र सुने थे आ, ई, उ, दूसरा था री, री और का। आ से का तक अंतिम वर्णों को छोड़कर 5 वर्ण निकले थे, जिनको हमने अक कहा। अब हमें इक वर्ण इसी में से लेने हैं, तो ई से शुरुआत करेंगे। ई से का तक। अब ई से का तक ई, उ, री, री 4 वर्ण इक वर्ण हो गए। अकवर्ण आ से का तक इक वर्ण, ई से का तक, अर्थात इक वर्ण भी उन्हीं वर्णों में से उन्हीं 2 सूत्रों से मिल गए। अब इक वर्ण हो गए ई, उ, री और री, इक वर्ण। यण वर्ण या, वा, रा, ला। सूत्र में इक वर्ण और यण वर्ण। अब सूत्र कहता है इन इक वर्णों के आगे ई, उ, री, री इक वर्णों के आगे दीर्घ संधि में समान सवर्ण आए तो दीर्घ, गुण संधि में इधर प्रथम पद के अंत में आ, जो वर्ण पहले इधर लिखे हैं ये आगे आते हैं तो इहोवरल होता है। अब ये इक वर्ण पहले
अब बाद में कोई भी असमान स्वर, कोई भी असमान स्वर इन्हीं वर्णों के स्थान, इस वर्णों के आगे कोई भी असमान स्वर आता है तो इक वर्णों के स्थान पर, इनके स्थान पर, अर्थात इक वर्ण जो है ये स्थान है। क्या है? स्थान। पद, जैसे कुर्सी, अब उस कुर्सी पर ई विराजमान है, उ विराजमान है, री विराजमान है, री विराजमान है। अब उस कुर्सी पर से ये जो चार वर्ण हैं ये हट जाएंगे और उनके स्थान पर किसके लिए आदेश हो जाएगा? ये है आदेश, यण वर्ण आदेश। अब इनके स्थान पर इनको आदेश हुआ कि ई के स्थान पर आप चले जाइए, उ के स्थान पर आप चले जाइए, री के स्थान पर आप चले जाइए और री के स्थान पर आप चले जाइए। असमान स्वर कोई भी, मान लीजिए आ आया असमान स्वर, तो ई के स्थान पर, ई के स्थान पर या को आदेश हुआ है या, उ के स्थान पर वा को आदेश हुआ है कि आप वहां जाइए, री के स्थान पर आदेश हुआ रा को कि रा जो है री के स्थान पर चला जाएगा और री के स्थान पर ला को आदेश हुआ कि आप वहां जाइए बैठिए। या वा रा ला ये क्या है? यण वर्ण। अब सूत्र से ही स्पष्ट हो गया कि प्रथम पद के अंत में इक वर्ण जो स्थान है उनके आगे कोई असमान स्वर आए तो इन वर्णों को आदेश होता है कि ये उनके स्थान पर चले जाएंगे, माने ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, ई के स्थान पर रा, ली के स्थान पर ला। अगर यहीं पर हम ए कर दें तो ये ऐसा बन जाएगा। अगर यहां पर हम ऊ कर दें तो यहां ऊ की मात्रा लग जाएगी। इस प्रकार से उदाहरणों के माध्यम से, जैसे आपका बहुत प्रचलित शब्द प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। अब प्रथम पद के अंत में ई और आगे असमान स्वर ए आया है, तो जब इसमें से ई निकाल ली गई तो आधा ता बचा। अब ई के लिए कहा गया कि ई के लिए या हो जाएगा, ई के लिए या हो गया। आगे ए आया है तो ए की मात्रा लगा दी, हलन घट गया और आगे बचा है का, प्रत्येक। इस प्रकार से प्रत्येक बना। दूसरा ऊ वाला अगर हम लिखें मधु धन आदि, ऊ की मात्रा है प्लस आ बराबर क्या बनेगा? ऊ के स्थान पर हुआ, असमान स्वर आने पर हुआ बनेगा। अब ये आधा था, ऊ का वा बन गया, छोट आ की मात्रा ऐसे पहले रहेगा। अब आ की मात्रा इसमें लगाएंगे तो वा पूरा हो जाएगा, मध्वनि। ये बन गया आपका मध्वनि। सुधन आगतम स्वागतम भी इसी संधि से बना है, सुधन आगतम। सु में से ऊ निकाल लिया, आधा सा बचा। ऊ के आगे असमान स्वर आया है तो ऊ का वा हो जाएगा। आ आगे आया है, आ की बड़े आ की मात्रा इसमें लगा देंगे और गतम लिख देंगे।
इस प्रकार से स्वागतम, जैसे मधुधन वाली वैसे ही स्वागतम। अब री वाला देखें, री का रा, पितृ धन आदेश। अब री आई है, री के आगे असमान स्वर आ आया तो रा बनेगा। अब ये, अब इसमें रा लगा दो, बढ़िया की मात्रा है तो बढ़िया की मात्रा लगा दो। आगे देश, री का रा हो गया, चित्रादेश, चित्रादेश। डी का रा। अब ली है, आगे आकृत हमको जोड़ना है तो कहता है ली की जगह ला होगा, ला, बढ़िया की मात्रा कृति, लात्र। चार उपवर्ण ई, उ, ई, उ, री और ली, इनके आगे असमान स्वर आए तो इनके स्थान पर यण वर्ण क्रमशः ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और ली के स्थान पर ला हो जाएगा। बस यही आपकी यण संधि है। परिभाषा लिखना चाहो तो अपने शब्दों में, अपनी भाषा में आप लिख लेंगे। कैसे? जब प्रथम पद के अंत में इक वर्ण ई, उ, री और उनके आगे कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और ली के स्थान पर ला हो जाता है। ये अपने आप सूत्र लिखकर परिभाषा आप लिख सकते हैं। उदाहरण इसके अतिरिक्त भी है। जो भी कोई भी उदाहरण आप लिखेंगे, यदि पहले इक वर्ण है उनके बाद असमान स्वर आएगा तो यण संधि ही होगी, अन्य कोई संधि नहीं होगी। क्योंकि दीर्घ संधि में अब अलग अलग समझ लो, दीर्घ संधि में समान वर्ण आए, गुण संधि में प्रथम पद में के अंत में आया, आगे एक वर्ण आए। अब यण संधि में प्रथम पद के अंत में एक वर्ण आए, आगे कोई भी असमान स्वर, तो ई, उ, री के स्थान पर यण वर्ण या, वा, रा, ला को आदेश हुआ कि क्रमशः आप वहां उनके स्थान पर चले जाइए। अब फिर परिभाषा बता रहे हैं, जब प्रथम पद के अंत में इक वर्ण ई, उ, री आए, जैसे इस प्रकार यहां आए, और उनके बाद कोई भी असमान स्वर आए तो संधि होने पर इक वर्णों के स्थान पर क्रमशः यण वर्ण या, वा, रा, ला का आदेश हो जाता है। फिर आप इस प्रकार से जो भी उदाहरण होंगे, प्रारंभ में एक वर्ण, आगे कोई भी असमान स्वर, तो यण संधि ही होगी और कोई संधि नहीं होगी।